Hello dear friends. So today we'll discuss about cell physiology. We'll just get to general introduction of cell physiology. What is cell and how it functions. So the next slide is introduction. So the basic living unit of the body is the cell. So each and every body, any living body, including those of animals, birds and humans, the basic unit of life is cell. यानी हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट है ना, सबसे छोटा यूनिट जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, उसको हम सेल ऐसा कहते हैं. सो ईच ऑर्गन इज एन एग्रीगेट ऑफ मैनी डिफरेंट सेल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. अब देखो यहाँ पर ऑर्गन के बारे में बताया. तो ऑर्गन कैसे बनता है? तो बहुत सारे सेल्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स एग्रीगेट होते हैं और उनको जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम इंटरसेलुलर सेल्स को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जोड़ के रखते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं. सो ईच टाइप ऑफ सेल इज स्पेशली अडेप्टेड टू परफॉर्म वन और अ फ्यू पर्टिकुलर फंक्शंस. नाउ ईच एंड एवरी सेल हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना. तो हर एक सेल का अपना अपना इंडिपेंडेंट स्पेशल फंक्शन होता है. जैसे RBCs, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. WBCs means white blood corpuscles, they help in maintaining immunity. Okay, so certain basic characteristics for all cells are alike. और कुछ कुछ characteristics common होते हैं cells के बीच में. For instance, in all cells oxygen reacts with carbohydrate, fat and protein to release the energy required for cell function. So in all cells, हर सेल में ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन के साथ रिएक्ट होके एनर्जी बनाता है. तो ईच एंड एवरी सेल हैज़ similar function of energy generation. The general chemical mechanisms for changing nutrients into energy are basically the same in all cells. ठीक है, तो जनरल केमिकल मैकेनिज्म्स जो है न्यूट्रिएंट्स को चेंज करने के लिए, किस में? एनर्जी में. तो वो जनरली सारे सेल्स में सेम ही है. एंड ऑल सेल्स डिलीवर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर केमिकल रिएक्शंस इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड्स. अभी ये जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो एनर्जी बनता है, it may be in the form of ATP or maybe some other degraded products, smaller degraded products which are helpful to other cells. All of these products are released into the surrounding fluid. जो बाजू में फ्लूइड होता है सेल के अंदर या बाहर, उसमें ये रिलीज़ किया जाता है. So in the next slide we are going to see extracellular fluid. So about 60% of the adult human body is fluid. ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 60% जो कॉम्पोजिशन है वो फ्लूइड ही है. मेनली वाटर सोल्यूशन ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस. तो इसमें क्या है? तो वाटर इज सोल्यूशन है विच इंक्लूड्स आयंस एंड सम अदर सब्सटेंसेस. मोस्ट ऑफ दिस सेल इज इनसाइड द सेल्स. ओके, मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड इज इनसाइड द सेल्स ओनली, एक्सेप्ट 1/3. 60% में का 1/3 पोर्शन बाहर होता है. तो एक्सेप्ट 1/3 विच इज़ नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इन कॉन्स्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड रैपिडली इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड देन मिक्सड बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड्स बाय डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरी वॉल्स. तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? तो ये सेल के बाहर होता है, प्लस ये कॉन्स्टेंटली इन मोशन है. ये मूवमेंट किस हिसाब से करता है, कहाँ से करता है? तो सर्कुलेटिंग ब्लड से इसका मूवमेंट है. और ब्लड के साथ और जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें ये मिक्स होते रहता है. कैसे मिक्स होता है? बाय डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरी वॉल्स. कैपिलरी के वॉल्स में से ये बाहर आता है, टिश्यू फ्लूइड्स के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, सो ऑल सेल्स लिव इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और सारे सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में रह रहे हैं. फॉर दिस रीज़न द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसी पदवी दी गई है. इंटरनल एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट हम किसे कहते हैं? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जीव सृष्टि सारी रहती है, वो एनवायरनमेंट है. तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? तो अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सारे सेल रह रहे हैं, इसलिए सेल्स के लिए वो एनवायरनमेंट है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी और द मिलियू इंटीरियर, a term introduced more than 100 years ago by the great 19th century French physiologist Claude Bernard. तो क्लॉड बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे फ्रेंच, उन्होंने उसको फ्रेंच टर्म दिया है मिलियू इंटीरियर, जिसका मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी.
सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. सो देखो ECF एंड ICF ऐसे दो टेबल्स है. ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF मीन्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड. सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोडियम, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में है. ICF में लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम. देन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस इन ECF, large amount of phosphates in ICF, large amount of bicarbonate ions here, large amount of magnesium in ICF. Then nutrients basically are oxygen, glucose, fatty acids, amino acids. These are the nutrients that are present in extracellular fluid. And in ICF the nutrients depend on cell type. हर सेल में अलग अलग प्रकार के nutrients मिलते हैं. So they depend on the cell type. And also extracellular fluid contains carbon dioxide. ओके, तो इतने सारे घटक हैं प्लस ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस है. सो व्हाट इज होम्योस्टैसिस? द टर्म होम्योस्टैसिस इज यूज्ड बाय फिजियोलॉजिस्ट्स टू मीन मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. तो होम्योस्टैसिस क्या है? तो होम्योस्टैसिस इज द टर्म विच मीन्स मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट. और हमको पता है व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन है जो हमने अभी देखा, जैसे सोडियम है, क्लोराइड आयंस है ना, बाइकार्बोनेट्स है, फिर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है. दे ऑल आर मेंटेन्ड इन सम स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस. तो ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next, all organs and tissues of the body perform functions that help maintain these constant conditions. तो हमारा शरीर क्या कर रहा है? हमारे शरीर के जो सारे ऑर्गन्स है, सारे टिश्यूज़ है, ये कुछ फंक्शंस करते हैं जिसके वजह से these constant conditions are being maintained. So the next slide is extracellular fluid transport and mixing system. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लस हाउ डज इट मिक्स. सो दिस इज़ नथिंग बट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन 2 स्टेजेस. सो 2 स्टेज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फर्स्ट स्टेज इज मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स. तो बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज. एंड सेकेंड स्टेज इज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो सेल के साथ कांटेक्ट में जब आता है दैट इज़ नोन एज सेकेंड स्टेज एंड इट हैपन्स बिटवीन कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो इन दिस स्लाइड वी गेट अ sorry for the notification. So in this slide we get a figure which shows the overall circulation of blood. Overall circulation, how the blood is circulating in the whole body. From the left heart pump the blood comes into the aorta and slowly it goes through the body everywhere into the gut, the kidneys, then the excretory system, then the arteries divide and they divide into arterioles, then capillaries, then from capillaries venules will come out and then veins will go to the right side of the heart. So all the blood in the circulation traverses the entire circulatory circuit an average of once each minute. तो हर मिनट में one circulation is happening when the body is at rest. When the body is at rest, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम जब रेस्टिंग कंडीशन में हैं, तो on an average every minute one circulatory circuit is being completed and as many as 6 times each minute when a person is extremely active. When somebody is active, somebody is running or we are doing some type of physical work, so during that time this circuit is repeated for 6 times in a minute. So in the next slide, as blood passes through the blood capillaries, continual exchange of extracellular fluid also occurs between plasma portion of the blood and the interstitial fluid that fills the intercellular spaces. तो देखो, तो इसमें ऐसे लिखा है कि ब्लड कैपिलरीज में से जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर जा रहा है तो कौन सा पोर्शन बाहर जाता है? तो ब्लड में का प्लाज्मा पोर्शन. ओके, नॉट द ब्लड सेल्स, ओनली द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड goes outside the capillary and it mixes with the interstitial fluid. Now what is interstitial fluid? Interstitial fluid is the fluid in between the cellular spaces. Okay,
फिर देखो तो कंटिन्यूस इंटरमिंगलिंग बाय डिफ्यूजन अकर्स इन बिटवीन द कैपिलरीज एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन से, व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस across a gradient which is caused mostly due to concentration, excess concentration or lower concentration of some ions or some other substances। तो यहाँ पर देखो डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर there is a figure which is showing this type of diffusion। The plasma is coming out of the capillary, it is going into the interstitial space, mixing with the tissue fluid and then coming back into the capillary and then going through the venule। Okay, so this is how mixing of extracellular fluid and interstitial fluid occurs। So next, this was through the blood circulatory system। Now origin of nutrients in the extracellular fluid। Now how nutrients come in the extracellular fluid, यानी nutrients extracellular fluid में कहाँ से आते हैं, तो respiratory system। तो ऑक्सीजन इज एक्वायर्ड बाय द कैपिलरीज नियर द लंग एल्वियोला बाय मॉलिकुलर डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन एयर से जो लंग्स में आता है वो कैपिलरीज में विच आर प्रेजेंट नियर द एल्वियोला ऑफ द लंग, वहाँ पर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन उस कैपिलरी में आ जाता है। सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन इज सो थिन, इट इज जस्ट 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर्स बेसिकली। सो थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट carbohydrates, fatty acids, amino acids are absorbed from the ingested food into the extracellular fluid of the blood। तो GIT जो है, GIT में से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, ये जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं देन दे कम इनटू द ECF ऑफ द ब्लड। फिर लीवर एंड अदर मेटाबॉलिक ऑर्गन्स। नाउ लीवर एंड अदर मेटाबॉलिक ऑर्गन्स, नाउ मेटाबॉलिज्म बेसिकली मीन्स दीज ऑर्गन्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ bigger molecules into smaller molecules, so changes the chemical composition of many of these substances to more usable forms। So in metabolism basically many substances are being changed into usable forms which can be easily absorbed by the cells and other tissues of the body। So fat cells, GIT mucosa, kidneys and endocrine glands help modify the absorbed substances and store them until they are needed। So these organs what they do, दे विल मॉडिफाई द सब्सटेंसेस, वो मॉडिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को, सिंपलर फॉर्म्स में रखते हैं, प्लस वो स्टोर भी करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, व्हेन देयर इज समथिंग लेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दीज ऑर्गन्स विल रिलीज देम इनटू द ब्लड। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट हेल्प्स बाय मूवमेंट इन नीड ऑफ फूड, स्टेबल एनवायरनमेंट, सो आवर न्यूट्रिएंट्स विल बी मेंटेन्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। So in the next slide we are seeing about removal of metabolic end products। So removal of carbon dioxide by the lungs। Now we saw the carbon dioxide is present in extracellular fluid, so the same time that blood picks up oxygen in the lungs, carbon dioxide is released from the blood into the lung alveoli and subsequently into the atmosphere। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन एयर में से लिया जाता है और ऑक्सीजन फिर कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाता है, सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ बीन फॉर्म्ड इन द बॉडी, इट कम्स इनटू द ब्लड एंड देन इट इज़ एक्सचेंज्ड इन द लंग एल्वियोलाई फॉर ऑक्सीजन एंड देन इट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। देन किडनीज क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लड दैट पासेस थ्रू द किडनीज रिमूव्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेनी सब्सटेंसेस बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर दिस सब्सटेंसेस, दे आर यूरिया, यूरिक एसिड, देन मेनी अदर टाइप्स ऑफ आयंस एंड वाटर which ultimately form urine and it comes out of the body। So ECF helps in removal of metabolic end products। So now regulation of body functions। Now let us see how body functions basically। So the nervous system, so the nervous system is composed of three major parts: the sensory input portion, the central nervous system and motor output portion। देखो इसमें तीन भाग है नर्वस सिस्टम में, एक है इनपुट जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स इनपुट ब्रेन तक लेकर जाते हैं, देन दैट नॉलेज इज इंटीग्रेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिव्स सम टाइप ऑफ एक्शन। सो दिस एक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ मोटर आउटपुट पोर्शन। ओके, सो सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग्स। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बॉडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, or is it normal, or the state of the surroundings, what is the environment,
इज़ इट हॉट, इज़ इट लिवेबल, इज़ इट हार्श। तो ये कैसे पता चलता है हमको? एग्जाम्पल थ्रू रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन. So the central nervous system then, which is composed of brain and spinal cord, it stores information, generates thoughts, creates ambition and determines reactions that the body performs in response to the sensation. तो जिस प्रकार का सेंसेशन आएगा उसके लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, वो सोचता है उसके ऊपर किस प्रकार का फंक्शन होना चाहिए, किस प्रकार का रिएक्शन होना चाहिए, डिटरमाइन करता है. ठीक है. सो देन अप्रोप्रिएट सिग्नल्स आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर आउटपुट पोर्शन. फिर अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो डिसाइड करता है ब्रेन, वो सिग्नल्स के थ्रू मोटर आउटपुट पोर्शन के द्वारा ऑर्गन को बताया जाता है ताकि ऑर्गन उस हिसाब का फंक्शन करे. सो लार्ज सेगमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक सिस्टम. बहुत बड़ा एक सेगमेंट है नर्वस सिस्टम का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Now this is a little bit different. It operates at subconscious level and controls many functions of the internal organs. ये देखो, सबकॉन्शियसली भी काम करता है और बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, लाइक पंपिंग ऑफ हार्ट. नाउ हार्ट नेवर स्टॉप्स, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग इट विल नेवर स्टॉप टिल द टाइम वी डाई. ओके. सो हु इज कंट्रोलिंग इट? द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग इट. देन मूवमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. GIT में there are many peristaltic movements always going on, so it is also controlled by autonomic nervous system or ANS, and many of the secretions of the body glands are controlled by autonomic nervous system. Okay, so let us see the next slide. Next slide is hormonal system of regulation. Now how hormones regulate the body? So hormones located in the body basically are 8 major endocrine glands, okay, which secrete chemical substances which are known as hormones. So hormones are transported in the ECF. Now extracellular fluid will transport the hormones and it will take them to various parts of the body to help regulate cellular function. तो ये क्या करता है? तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है. और कहाँ लेके जाता है? उस ऑर्गन के पास लेके जाता है जहाँ पे उस हार्मोन के फंक्शन के वजह से वो सेल अपना फंक्शन करना चालू कर देगा. जैसे थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द रेट्स ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन ऑल सेल्स. तो थायराइड हार्मोन जब रिलीज़ होता है, व्हाट विल इट डू? वो सेल्स में जाता है और केमिकल रिएक्शंस बढ़ा देता है, दस हेल्पिंग टू सेट द टेम्पो ऑफ बॉडीली एक्टिविटी. तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, वो बढ़ा देता है. इंसुलिन कंट्रोल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, है ना. इंसुलिन विच इज़ रिलीज बाय आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स फ्रॉम द पैनक्रियाज, it controls glucose metabolism. When glucose increases in the blood, insulin is secreted, it will reduce the glucose in the blood. Then adrenocorticotropical hormones, they control basically ionic balance of the blood, like aldosterone. It will control the amount of sodium which is being released out of the body and maintain the volume of blood. Then similarly parathyroid hormone controls bone calcium and phosphate. Okay, it controls the amount of calcium that a bone can have and amount of phosphate that will remain in the blood. And also hormonal system of regulation, it controls reproduction also. Okay, so इतने functions हैं, body functions, जो extracellular fluid के वजह से possible होते हैं. Now control systems of the body. सो द ह्यूमन बॉडी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स. बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में है. तो उसमें देखो, तो पहला कंट्रोल सिस्टम जो हम देख रहे हैं, तो रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द ECF. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ECF में मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एज ब्लड पासेस थ्रू द लंग्स. So as the blood passes through tissue capillaries, hemoglobin, because of its own strong chemical affinity for oxygen, does not release oxygen into the tissue fluid if too much oxygen is already there. But if the oxygen concentration in the tissue fluid is too low, sufficient oxygen is released to re-establish an adequate concentration. This regulation is called oxygen buffering function of hemoglobin. तो देखो, ये जो पैराग्राफ है इसमें ऐसा लिखा है कि हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन लंग से ले लेता है एंड आफ्टरवर्ड्स हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की, लेकिन ईजीली ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है. वो क्या करेगा? वो देखेगा कि टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है. अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगा,
इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। इस ही एक्शन को हम ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऐसा बोलते हैं। फिर सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द ECF इज रेगुलेटेड इन अ लिटिल डिफरेंट वे। A higher than normal CO2 concentration in the blood excites the respiratory center, causing a person to breathe rapidly and deeply. This increases expiration of CO2 and therefore removes excess carbon dioxide from the blood and tissue fluids. देखो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है ECF में, so the respiratory center will get activated and a person will start breathing rapidly and deeply. ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेना हम चालू करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल्दी निकल जाए। ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किस हिसाब से मेंटेन होता है, तो सेवरल सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो इसमें भी देखो तो बैरो रिसेप्टर सिस्टम इज़ अ सिंपल एंड एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। सो बैरो रिसेप्टर्स यानी बैरो मीन्स रिलेटेड टू प्रेशर। So in the walls of the bifurcation region of carotid arteries in the neck, carotid arteries का जो bifurcation होता है neck में, and also in the arch of aorta in the thorax, there are many receptors in the wall of the arteries. They are known as baroreceptors, which are stimulated by stretch of the arterial wall. ये baroreceptors होते हैं, ये जब arterial wall stretch होता है उस वक्त ये activate हो जाते हैं, stimulate होते हैं। So when the arterial pressure rises too high, arterial pressure जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, द baroreceptors send nerve impulses to the medulla of the brain। तो ये baroreceptors क्या करते हैं, दे send nerve impulses to medulla of the brain। अभी ये ऐसा होने की वजह से दे inhibit the vasomotor center, vasomotor center inhibition हो जाता है, which in turn decreases the number of impulses transmitted to heart। तो ऑटोमेटिकली हार्ट को impulses कम जाएंगे, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसलिए क्या होगा कि हार्ट का पंपिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा whenever there is more pressure। okay, so opposite also happens, तो conversely also it happens। फिर control systems of the body में we saw this, this is a flow chart, baroreceptors in carotid artery and arch of aorta। when high blood pressure is there, baroreceptor will send impulse to the medulla, vasomotor receptor is inhibited, impulse from vasomotor area to heart and blood vessels is reduced, so dilation of peripheral blood vessels and reduced cardiac activity। तो हार्ट कम काम करने लगेगा, यानी it will start pumping less amount of blood, then peripheral blood vessels they will dilate, so blood pressure is reduced। okay, so now these are some normal ranges and physical characteristics of important extracellular fluid constituents। जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे तो उनके कुछ नॉर्मल रेंज और उनमें कुछ बदलाव कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ओनली 11 डिग्री फ़ारेनहाइट, अबाउट 7 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इट लीड्स टू विशियस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म विच डिस्ट्रॉयज द सेल्स। तो इतना भी हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सेल का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है। फिर नैरो रेंज फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी विथ अ नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ 7.4